मतलब एपिड्यूरल रीजन से बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब उस पे चोट लग जाए ना, वो इतनी प्रोमिनेंट है कि वो रप्चर हो जाती है और मैसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो सडन डेथ होती है। अगर आपको याद हो, बॉयज को पता होगा, क्रिकेटर एक की डेथ हुई थी, ठीक है। अच्छी पॉइंट है, लेकिन हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे ना जब हमारा ब्लड सप्लाई का लेक्चर होगा ना, तब हम फोकस करेंगे ना। अभी जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, तो अब प्रॉब्लम ये होती है किसी ऐसी चीज का अगर आप जिक्र छेड़ दो ना जो बाकियों को ना पता हो, फिर उनका फोकस उसी चीज पे चला जाता है। आज हम बोन्स पढ़ रहे हैं, जिस दिन हम ये बात करेंगे उस दिन हम अब देखेंगे। मैंने जब आपको चीजें पढ़ाई, मैं आपको सिर्फ नाम बताती थी बोन का। आज हम बोन पढ़ रहे हैं, तो उसका जिक्र कर रहे हैं, चीजों को रिकॉल कर रहे हैं सारा, ठीक है। तो जहां टाइम आएगा आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। नहीं बच्चा, शेन वॉर्न नहीं था जिसका 69 नॉट आउट समथिंग स्कोर था, टेस्ट मैच या काइंड ऑफ कोई काउंटी लीग खेलते हुए चोट लगी थी, ठीक है। तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, फिलिप ह्यूजेस, यस, नाइस, ठीक है। तो उसका यही था कि उसको टेम्पल रीजन पे बॉल लग गई थी, हार्ड बॉल। तो जब हम पढ़ेंगे ना आगे वेसल्स, हमारा एक इंशाल्लाह ब्लड सप्लाई का न्यूरो में प्रॉपर लेक्चर होगा। उसके बाद जो उसकी क्लिनिकल रेलिवेंसेस होंगी ना, वो हम जिक्र करेंगे उनका। बेफिक्र रहें आप लोग, हर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आ जाए वापस, करें टॉपिक शुरू। Recording in progress. तो हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट फोरामेन और फोसास की, जो स्पिनॉइड बोन में मौजूद है। अभी जैसे हम इनके नाम देखेंगे आगे, फिर हम इनकी डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल से देखेंगे, इनके साथ ट्रांसमिट होने वाले स्ट्रक्चर के, ठीक है। नाम के हद तक फोरामेन रोटेंडम है, फोरामेन स्पाइनोजम है, फोरामेन ओवेल है, और एक फोरामेन लेसरम है। वो आगे किसी व्यू में मौजूद होगा, फिर हम उसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। इथमोइड बोन की बात करते हैं। छोटी सी बोन है और कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। जगह इसकी ऐसी है कि फ्रंटल बोन के दरमियान में एम्बेडेड है, ठीक है। और लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से ऑल्फैक्टरी यानी कि जो भी सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड एपरेटस है वो इसमें से पास कर रहा है। अब है ऐसे कि इस बोन के अंदर ना पोर्स हैं, जैसे छलनी होती है ना, उसमें से हर पोर में से नर्व्स गुजरती हैं और ऑल्फैक्टरी रीजन को सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको नोज का स्ट्रक्चर याद हो, तो उसका जो अपर पोर्शन था, हमने जिक्र किया था कि वो ऑल्फैक्टरी पोर्शन है। तो वहां पर ये जा रही होती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली इस इथमॉइड बोन के नीचे लाई करता है। मिड लाइन है ना, फेस, फेस पे नोज भी मिड लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड कर रही होती है नर्व एंडिंग्स, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पोर्स बने हुए हैं, पिट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें से पास करता है नेजल स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये जो पिट वाला पोर्स वाला पोर्शन है ना, इसका नाम है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, ठीक। और अगर नेजल कैविटी की स्ट्रक्चर्स याद हो, उसकी बाउंड्री याद हो, तो उसका रूफ पे हमने पढ़ा था क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, वो ये है, ठीक है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि क्रिस्टा गैलाए जो कि ब्रेन की सबसे बाहर की कवरिंग है, वो यहाँ अगर अटैच होती है, ठीक है। ब्रेन की कवरिंग्स है ना, मल्टीपल ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, और एक मतलब ओवरऑल टेंट लाइक कवरिंग है जिसको हम क्रिस्टा गैलाए कहते हैं। वो क्या है वो हम आगे डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी अटैचमेंट है तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि क्रिस्टा गैलाए जो कि ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो आकर इथमॉइड बोन पर अटैच होती है। उसके बाद मैक्सिला बोन है। मैक्सिला बोन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मिड फेस के फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें ज्यादा ये इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अगर देखिए पंच भी लगता है नोज पे, या मतलब बिल्कुल स्पेस का सेंटर है, जाहिर है एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जगह है, तो प्रोन टू इंजरी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ये है कि ये अपर जॉ बनाती है, और जो अपर टीथ हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टीथ जो है, अपर टीथ, वो मैक्सिला बोन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है? फेस का बिल्कुल सेंटर, ठीक। उसके अलावा मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में इसकी कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट का इंफीरियर फ्लोर बना रही है।
उसके अलावा नोज के जाहिर है बाहर जो प्रोमिनेंसेस हैं सारी नोज की जो स्पोर्टेज है वो इससे, मसल्स इस पे अटैच हैं, टीथ को ये अटैचमेंट साइड दे रही है, ठीक। तो इस और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर मैक्सिलरी एयर साइनसेस है, ठीक है। अब साइनसेस का ओवरऑल फंक्शन तो आपको याद होगा कि वो स्कल का वेट कम करती हैं, आवाज को रेजोनेट करती हैं, नेजल म्यूकोजा को जगह ज्यादा देती हैं, उनकी सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो उस इन सब जो फंक्शन पैरानेजल साइनसेस के हैं, इसमें ज्यादा रोल तो मैक्सिलरी साइनस का है, और मैक्सिलरी साइनस को मैक्सिला बोन जगह दे रही है, तो इसलिए इस बोन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरह अगर आप देखें तो ये देखिए जो कैविटी है ये क्या है, मैक्सिलरी साइनस है। उसके अलावा इस बोन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें जो नोज के लिए आगे प्रोमिनेंस है वो नेजल स्पाइन कहलाती है, यानी जो नोज को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर पैलेट में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है ना, हार्ड पैलेट में, वो पैलाटाइन प्रोसेस है, ठीक है। पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, जो हार्ड पैलेट के दो शेल्स अगर आपको याद हो ना, जो पैलेट सेंटर में ज्वाइन कर रहा था, वो पैलाटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला थे, ठीक है। उसके अलावा जो जाइगोमा या प्रोमिनेंस यहाँ से अटैच हो रहा है, वो क्या है, वो जाइगोमेटिक प्रोसेस है इसका, ठीक है। फिर इसमें एक हिस्सा फ्रंटल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, वो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फोरामेन है जिसका नाम है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। अगर आपको याद हो जब हमने ऑर्बिट पढ़ा था तो इसमें से नर्व ट्रांसमिट हुई थी, इंफ्राऑर्बिटल नर्व, ठीक है, जो चीक पे सप्लाई करी थी। यही वो नर्व है जो कि अगर ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर हो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और ऑर्बिटल फ्लोर के फ्रैक्चर का मतलब मैक्सिला का फ्रैक्चर है, ठीक है। तो इस तरह इसकी मल्टीपल इंपॉर्टेंसेस हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अभी देखें ऑर्बिट के अंदर कंट्रीब्यूशन जैसा हमने जिक्र किया, जाइगोमेटिक प्रोसेस है चीक की प्रोमिनेंस के साथ, ठीक है। इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन था जिसमें से नर्व गुजरी। उसके अलावा टीथ के लिए अडॉप्टेशन जैसे कैनाइन फोसा, एल्वियोलर प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह इसकी मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस है, और नॉट टू फॉरगेट मैक्सिलरी साइनसेस, ठीक है। मैंडिबल इंपॉर्टेंट बोन है, अगर स्कल के अलावा, क्योंकि ये ऐसी बोन है जो डिटैच हो जाती है बाकी स्कल से, तो ये अक्सर अलग से एग्जामिनर के हाथ में होती है और आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो मैंडिबल है, आसान लफ्जों में जॉ बोन है। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी ऑफ मैंडिबल कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रैमस ऑफ मैंडिबल कहलाता है, और अगर आप रिकॉल करें तो इसके ऊपर मौजूद था पैरोटिड ग्लैंड और इसके अंदर था सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये वो जगह है जहां से फेशियल आर्टरी फेस पे इंटर करती है। तो इस तरह इसकी मल्टीपल इंपॉर्टेंट साइट्स। उसके अलावा वैसे भी ये बोन इतनी प्रोमिनेंट है, सारे जॉ लाइन बना रही है, तो जो भी ज़ाहिर बोन पेल्पेबल होती है वो सरफेस मार्किंग के लिए, लैंडमार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उस हिसाब में मैंडिबल इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जैक्टली नीचे अगर आप याद करें तो अगर हम ट्राइंगल्स ऑफ नेक की तरफ जाएं तो उसमें जो मेंटल ट्राइंगल था उसके लिए हम पढ़ रहे थे कि बेस ऑफ मैंडिबल उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा थी, एक बाउंड्री थी। यानी इस तरह के मैंडिबल के लिए की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बोनी लैंडमार्क्स बनाने में, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाने में, जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जॉ मूवीज की वजह से करता है, हम बात कर सकते हैं, हम च्यू कर सकते हैं, ठीक है, खाना चुबा सकते हैं, तो इसकी वजह से, ठीक है। फिर ऊपर इसके पैरोटिड ग्लैंड मौजूद है, इस पे मसल्स की अटैचमेंट्स हैं, ठीक। तो इस तरह इस बोन की इंपॉर्टेंस है। अब इसके इंपॉर्टेंट हिस्सों की बात करते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो है, एक तो ये पहले पूरा पोर्शन जो रेमस ऑफ मैंडिबल कहलाता है ये आपसे पूछा जाता है। फिर एंगल ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। ये जो निचला पोर्शन है पूरा, ये जिसको जॉ लाइन आप बेसिकली कह रहे होते हो, वो बॉडी ऑफ मैंडिबल होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक ओपनिंग है मेंटल फोरामेन, इसमें से मेंटल नर्व नाम की नर्व निकलती है जो चिन पे सप्लाई करती है, ठीक है। फिर इसका भी एल्वियोलर मार्जिन है, अब जाहिर है लोअर टीथ भी तो है लोअर जॉ के, अपर वाला मार्जिन मैक्सिला में एल्वियोलर मार्जिन था, ठीक है, लोअर वाला मैंडिबल में है। उसके अलावा मैंडिबल फोरामेन है, ये भी नर्व्स ट्रांसमिट करता है, ठीक। फिर इसमें दो प्रोसेसेस है जिनको हम कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं और कॉन्डिलॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कोरोनाइड और कॉन्डिलॉइड प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद दरमियान में जो जगह है वो
मैंडिबुलर कॉन्डाइल कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ट्रांसमिट करने की जगह है इसमें। और ऊपर देखें तो यहाँ पर ये टेम्पल बोन का पोर्शन थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि यहाँ पर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनता है। ठीक, जैसे मैंने बात की थी कि जिसकी वजह से ये वो जगह ना, अगर आप माउथ ओपन करते हैं तो मूवमेंट यहाँ पर होती है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वूमर बोन की। इसकी शेप इस तरह है वैसे। ठीक है, तो यहाँ ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के अंदर दिखाया हुआ है। कंट्रीब्यूशन इसकी ये है कि ये नेजल सेप्टम का हिस्सा बनाती है। ठीक है, नोज का हिस्सा है और आर्टिकुलेट करती है एथमॉइड बोन और मैक्सिला के प्रोसेसेस के साथ। ठीक है, स्फिनॉइड के साथ। इस तरह आप देख सकते हैं, देखें कि किस तरह नोज के अंदर सेप्टम का हिस्सा है। ठीक है, और मिड लाइन यानी कि नोज की बना रही है, और ये सिंगल बोन होती है। ठीक है, अनपेयर्ड है या सिंगल बोन है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, वूमर के बारे में भी और मैंडिबल के बारे में भी। इंफीरियर नेजल कॉन्का है। अगर आप रिकॉल करें तो नोज की जो लेटरल वॉल थी उसके अंदर शेल्स बने हुए थे, जिनको हमने कॉन्का से टर्मिनेट कहा था। इसमें जो सुपीरियर और मिडल थे वो सराउंडिंग बोन्स से मैक्सिला से बन रहे थे। ठीक है, लेकिन जो इंफीरियर नेजल कॉन्का है वो इसी नाम की बोन है। ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्का खुद एक बोन है जो नोज का लोअर शेल्फ बना रही है। ठीक है, इसी के नीचे इंफीरियर मिडल इंफीरियर मिएटस है, जिसके अंदर नेजोलैक्रिमल डक्ट आकर खुलती है जो टीयर्स ड्रेन करती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, शेल्फ बन रहा है जो ये खुद एक बोन है। नेजल बोन की बात करते हैं। ये जो नेजल ब्रिज बनाती है, प्रोमिनेंस ऑफ द नोज बनाती है। ठीक है, तो ये क्या है, पेयर्ड है दोनों साइड की और सेंटर में जुड़ी हुई होती है। और ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है बॉडी की। ठीक है, मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन। अगर लोअर बॉडी में बात करें यानी कि हेड के अलावा बात करें तो क्लेविकल होती है। ठीक है, क्योंकि वो भी सबक्यूटेनियस है, प्रोमिनेंट है। और अगर फेस पे बात करें तो नेजल बोन है, मुक्का पड़ने से यही फ्रैक्चर होती है ज्यादा। ठीक है, बाकी तो कार्टिलेजेस है ना नोज में नीचे, वो तो डिस्प्लेस होते हैं अपनी जगह से या तो, लेकिन जो अगर फ्रैक्चर हो तो वो नेजल बोन होती है। लेक्रिमल बोन है, छोटी सी बोन है और ऑर्बिट का मीडियल पोर्शन बना रही होती है। ठीक, और नेजोलैक्रिमल कैनाल इसके साथ से फिर नीचे ट्रांसमिट होती है। ऐसे देख सकते हैं, मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट पे मौजूद है, इथमॉइड के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। सही, पैलाटाइन बोन्स है। पैलाटाइन बोन वो है बच्चों जो पीछे जाकर मतलब पैलेट की हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पोर्शन को कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि जो फ्रंट है जैसे भी हमने जिक्र किया ये तो पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला थे ना, तो ये पैलाटाइन छोटी सी बोन है। ठीक है, जो लेसर पैलाटाइन फोरामेन को जगह देगी। और सही, अब जो हमारे पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस है ना वो यहीं पे अटैच थे, जो मसल पैलेट के हैं ना। ठीक है, वो यहीं पे पैलाटाइन प्रोसेस अटैच्ड होता है। अब देख सकते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटल प्लेट आ गई। जाइगोमेटिक बोन है। जाइगोमेटिक वो बोन है जो फेस चीक की प्रोमिनेंस बना रही है। ठीक है, और ऑर्बिट के फ्लोर में इसकी कंट्रीब्यूशन है। टेम्पल बोन के जाइगोमेटिक प्रोसेस के साथ इसकी अटैचमेंट है। ठीक है, फ्रंटल बोन के साथ भी है, लेकिन सबसे मिड प्रोमिनेंट जगह है कि फेस का जो ऑर्बिट के बाहर का बल्ज है वो इसकी कंट्रीब्यूशन से है। ठीक है, मल्टीपल नर्व्स इस रीजन पे सप्लाई कर रही होती हैं, इस पे मसल्स की अटैचमेंट है, स्माइल के मसल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, जाइगोमेटिकस मसल्स हैं अटैच्ड, स्माइल में कंट्रीब्यूट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में। इस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस तरह जो बल्ज चीक का है इस वजह से। उसके बाद जिस इंपॉर्टेंट चीज का भी हम जिक्र करेंगे, पहले भी किया था, वो सूचर्स हैं। ठीक है, सूचर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहन में रखने होंगे कि सूचर है क्या। जैसे मैंने बताया उर्दू में इसके लिए टांका वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये इस तरह टांका नहीं है। लेकिन जाहिर है कि दो बोन्स जो आपस में अटैच्ड है ना, अब जाहिर है जॉइंट तो प्रॉपर बन नहीं रहा जैसे हम पढ़ते हैं, है वैसे ये भी जॉइंट ही है, लेकिन हम ज्यादातर क्योंकि सैनोवियल जॉइंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारा माइंड उसकी तरफ जाता है, कैविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो दो बोन्स ज्वाइन कर रही हैं लेकिन दरमियान में कार्टिलेज मौजूद होती है, ग्रोइंग एज में, एडल्ट के सूचर्स की बात नहीं करें फिलहाल, ओवरऑल सूचर्स की बात करें। ठीक है,
कार्टिलेज मौजूद होती है, फाइब्रस कार्टिलेज होती है, और जो जॉइंट बनता है ना इन बोन्स के दरमियान वो फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब सोचने की बात ये है कि बाकी बॉडी में तो ऐसा नहीं है, यहाँ क्यों जरूरत पड़ी कि अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट सी चीज रखी। वो ऐसा इसलिए है कि स्कल जो है वो ग्रो कर सके, और जो ब्रेन उसके अंदर ग्रो कर रहा है उसको जगह मिल सके। ठीक है, अगर स्कल बिल्कुल एक हार्ड स्ट्रक्चर होता तो ब्रेन को ग्रो करने के लिए जगह ना मिलती। ठीक है, और इसमें क्योंकि अब ये बोन्स बाकी बॉडी की बोन की तरह नहीं है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और ये ह्यूमरस की तरह या फीमर की तरह ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो ये एक्सपैंड होता है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, तो ये बोन्स एक दूसरे पे थोड़ा करीब आकर थोड़ा ओवरलैप करके बर्थ कैनाल से पैसेज प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो जो नियोनेट का हेड होता है वो बाकी उसकी बॉडी से बड़ा होता है, तो बर्थ कैनाल में से उसका पास करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये प्लाइबिलिटी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इकट्ठा होकर या ओवरलैप करके जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें फिर क्वेश्चन एक आता है कि कार्टिलेज नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना फाइब्रस कार्टिलेज है, फाइब्रस टिश्यू है बेसिकली, प्रॉपर कार्टिलेज नहीं है, टिश्यू है। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट है। कार्टिलेज जहाँ होती है वो उस तरह होता है जैसे सिम्फिसिस प्यूबिस हो। ठीक है, तो बच्चों के भी जाहिर प्लाइबिलिटी की वजह से ही बच्चों के सर के नीचे तकिया रखा जाता है कि उनके सर की शेप चेंज हो जाए। ये चीज आपने जरूर कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी, क्योंकि स्कल की शेप चेंज होने की मतलब जगह मौजूद है ना, ऑप्शन। अब इसके इस पर जब एडल्ट का स्कल होता है उसके अंदर से वो फाइब्रस टिश्यू खत्म होकर बोन्स ही आपस में कनेक्ट होकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर चांस नहीं रहता, प्रॉपर हेड की शेप बन जाती है। और अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही बच्चों के स्कल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर बच्चे के सर पे चोट लगे तो उसकी बोन फ्रैक्चर नहीं होती। थोड़ा सा दब लग जाती है, जैसे बल्ज अंदर की तरफ हो जाता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि बोन सॉफ्ट सी होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, जबकि एडल्ट की बोन में ये चीज नहीं होती है, अगर ज्यादा ट्रॉमा हो जाए तो सीधा सीधा फ्रैक्चर होता है। ठीक, सूचर्स पे वापस आ जाते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट सूचर्स हैं? इंपॉर्टेंट सूचर में पहला है कोरोनल सूचर। कोरोनल आपको पता है जैसे प्लेन के लिए भी कहते हैं क्राउन वाला। ठीक है, तो कोरोनल सूचर ये किन के दरमियान था? आगे फ्रंटल बोन और पीछे पेराइटल बोन के। ठीक है, फिर सजिटल सूचर था, वो जो दो पेराइटल बोन्स के दरमियान था। ठीक है, अब लेम्डोइड सूचर है। लेम्डोइड सूचर वो है जो पेराइटल और बैक साइड पे ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान है। फिर आ जाता है स्क्वैमस सूचर, जो पेराइटल और टेम्पोरल बोन के दरमियान है। ठीक है, इनकी मल्टीपल शेप्स हैं, डिफरेंट लिखा होता है जी कि डेंटिक्यूलेट है, सेरेट है। तो वो इस तरह है कि जो सूचर की शेप है ना उस हिसाब से है, वो बोन के मार्जिन्स की अटैचमेंट की वजह से है, उसमें कोई बहुत अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें कि ये सॉ लाइक शेप बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह कुछ सूचर्स हैं जिनकी इस तरह के स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो उस हिसाब से इनके नाम है। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक मरतबा इस पिक्चर से आप इसको रिकॉल कर लें चीजों को, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम फोसा एंड फोरामेना ऑफ स्कल पे। ठीक है, इस सूचर्स के लिए रीजन जैसे मैंने बताया ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि बर्थ कनाल में से पास कर सके। ठीक है, फोसा और फोरामेना पे आ जाते हैं। तो जो हमारा बेस ऑफ स्कल है, जैसे पहले भी जिक्र किया था कि इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, सेगमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं फोसास। ठीक है, और कुछ पैसेजेस हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, वो कहलाते हैं फोरामेना। ठीक है,
जैसे कि देखिए ये जो स्कल का एंटीरियर हिस्सा है ये एक अलग से कंपार्टमेंट है, अलग अलग कलर किए हैं वैसे, ठीक है। ग्रीन वाला इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पर्पल वाला इज मिडिल क्रेनियल फोसा, ठीक है, और बैक वाला पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अब डिफरेंट बोन्स कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे एंटीरियर के अंदर हमें पता है आगे फ्रंटल है, सेंटर में इथमॉइड है, पीछे स्फिनॉइड है, ठीक है। फिर मिडिल क्रेनियल फोसा है, इसके अंदर स्फिनॉइड भी है, टेम्पोरल भी है और साथ में पेराइटल भी है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है जिसमें स्फिनॉइड भी है और पेराइटल भी है, टेम्पोरल भी है, ऑक्सीपिटल भी है। अब इसमें पहले आगे जाने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों को, जो स्फिनॉइड बोन है ना वो तीनों फोसाज में कंट्रीब्यूट कर रही है। इसकी जगह ऐसी है ना कि तीनों के साथ, ये एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्फिनॉइड बोन ऐसी है जो कि तीनों फोसाज में कंट्रीब्यूट करी। अब ये है क्या, ये जो डिमार्केशन है ना इससे हमें फायदा होता है कि हम डिवाइड करके पढ़ लेते हैं एक तो स्कल बेस को, और ब्रेन को लोकेट करना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो है वो, उसके ऊपर फ्रंटल लोब है, ठीक है। मिडिल क्रेनियल फोसा के ऊपर टेम्पोरल और पेराइटल लोब है, और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है वहां पे ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। फोसा जो है वो होल है, और फोरामेन फोसा जो है ना मतलब प्रॉपर जगह है कप लाइक, और फोरामेना होल्स हैं, आगे उनको भी देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा की। ये प्रॉपर ना कप की तरह जगह बनी होती है, ठीक है। ये लेकिन सबसे शेलो फोसा है, ठीक है। इसके अंदर जैसे हमने बात की बोन्स की कंट्रीब्यूशन में फ्रंटल है, इथमॉइड है और स्फिनॉइड है। उसके अलावा इसके अंदर ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है। उसके अलावा ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है, और ऑर्बिटल गायरा, ये ब्रेन का पोर्शन है, ये सब यहाँ मौजूद है इसके ऊपर। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ये है कि इसके एग्जैक्टली नीचे नोज है, ठीक है। और अगर यहाँ का फ्रैक्चर हो जाए, ये हिस्सा अगर फ्रैक्चर हो जाए तो CSF नोज से लीक आउट होता है, जिसको हम CSF राइनोरिया कहते हैं, ठीक है। CSF राइनोरिया, ठीक है। तो ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अब इनकी ना डिवीजन की एक रीजन ये भी है कि इनकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस भी है कि डिफरेंट जगह का फ्रैक्चर जो है वो डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। जैसे हमने बात की कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है तो वो नोज में से CSF लीक करवाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इवन ये भी हो सकता है कि जो आईज के नीचे ब्लैक कलर का नहीं पांडा साइन जिसको कहते हैं, वो चीज भी इसकी वजह से हो सकती है इस फ्रैक्चर की, क्योंकि ब्लड जो है वो आकर अकोमुलेट हो जाएगा ऑर्बिट के नीचे सॉफ्ट टिश्यू में, ठीक। उसके अलावा कुछ फोरामेना की बात करते हैं जो इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि इसके अंदर मौजूद है ऑप्टिक फोरामेन, ठीक है, और इसके अंदर मौजूद है नॉचेस सुप्राऑर्बिटल, ठीक है, नर्व्स के ट्रांसमिशन के लिए। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद है एंटीरियर और पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेंस, ठीक है, जिसके अंदर से इन्हीं नाम की वेसल गुजरती है, एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी, पोस्टीरियर इथमॉइडल आर्टरी, ठीक। इस तरह मल्टीपल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जाहिर है कि इथमॉइड बोन के अंदर खुद पिट्स हैं, तो जाहिर है पिट्स भी तो फोरामेन है ना, ओपनिंग्स हैं, ठीक है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर वो जो आई से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को पैसेज प्रोवाइड करे, यानी जो भी चीज इस फ्रंट के नीचे ओपनिंग में आएगी ना वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा का फोरामेन कंसीडर होगी, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर की जो ऊपर वाली ओपनिंग्स हैं वो नोज के अंदर जाने वाली ओपनिंग्स इंटीरियर क्रेनियल फोसा के फोरामेना में काउंट होंगी। फिर मिडिल क्रेनियल फोसा है वो जो सेंटर, अब इसके ऊपर पहले इसमें कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जिससे बात की स्फिनोइड बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो मिडिल क्रैनियल फोसा है ना ये बिल्कुल जरा सेंट्रल पोर्शन है, इसके अंदर एक तो लोब्स आ गई, जरा टेम्पोरल लोब ब्रेन की, पेराइटल थोड़ी ऊंची होती है, डायरेक्टली इसके अंदर नहीं कंसीडर होती, वो ऊपर है, ठीक है। टेम्पोरल लोब आ गई। उसके अलावा जैसे बात की कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्फिनॉइड बोन के अंदर है ना, तो जिस हिस्से के अंदर है ना वो मिडिल क्रैनियल फोसा का हिस्सा है। अगर आप देखें ये प्रॉपर जैसे जगह बनी हुई है, जैसे घोड़े के ऊपर सीट होती है ना बैठने की, इस तरह बनी हुई है, ठीक है। तो ये किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और किस बोन का हिस्सा है, स्फिनॉइड बोन का,
उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोरामेना जो एग्जाम में आपसे पूछे जाए वो इधर मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर मौजूद है, जैसा कि फोरामेन लेसरम, ठीक है, जैसा कि स्पीयर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, जैसे कि फोरामेन रोटेंडम, जैसा कि फोरामेन ओवेल, जैसा कि फोरामेन स्पाइनोजम। अगेन क्योंकि स्फेनॉइड बोन जो है वो एंटीरियर क्रैनियल मिडिल क्रैनियल फोसा दोनों का हिस्सा है, तो कुछ ऑथर्स इसको एंटीरियर में कंसीडर करेंगे, ओपन क्योंकि ये फ्रंट पे जाकर हो रहा होता है, लेकिन इसका जाहिर है कि जहां से ओरिजिन है वो मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर आता है, ठीक है। कॉन्टेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले ऑप्टिक कैनाल्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स ऑप्थेल्मिक आर्टरीज को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। जैसे बात की स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर, वो जो ऑर्बिट के अंदर ओपन होता है, ये आई से रिलेटेड एक्स्ट्रा और मतलब बाहर के मसल्स है ना, आई के बाहर अटैच होने के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, उनको ये सारी सप्लाई करने वाली नर्व्स इसमें से पास करेंगी, जैसे ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, उसके अलावा एब्ड्यूसन नर्व, ठीक है। फिर ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो सेंसेशन देती है सारे आई के रीजन पे, ऑप्थेल्मिक वेन्स हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। ये वो चीजें हैं फोरामेना के कंटेंट्स जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं, इसका एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये आपको रिटर्न में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चार इंपॉर्टेंट फोरामेना है, इसको आप याद रख लें। कोई इसका प्रॉपर निमोनिक भी मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन लोग इसको ROSL करके सीक्वेंस कर लेते हैं, ठीक है। फोरामेन यानी रोटेंडम, ठीक है। उसके बाद ओवेल, यानी आप अगर इस तरह जाएंगे सबसे बड़ा लेटरल में जो है वो रोटेंडम है, उसके बाद ओवेल है, उसके बाद फिर स्पाइनोजम आ जाता है, स्पाइनोजम बाहर है मजीद लेटरल, ठीक है। और उसके बाद लेसरम है, लेसरम जो है सबसे मीडियल मोस्ट है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप स्कल लेकर देखेंगे उसमें आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जो सिंथेटिक स्कल होता है उस पर ये इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते और अक्सर ये मिक्स हो रहे होते हैं, तो आपने इसका सीक्वेंस इस तरह याद रखना है कि जो बिल्कुल हाइपोफिजियल फोसा के पास है ना, वो वाला लेसरम है, ठीक है। बिल्कुल फोसा के पास जो है लेसरम है बड़ा वाला, और जो लेटरल साइड पे बड़ा वाला है ना वो ओवेल है, ये दोनों आसानी से पहचाने जाते हैं, ठीक है। और जो ओवेल के पीछे छोटा सा है बिल्कुल पिंच की तरह ऐसे नुक्ते जैसा, वो स्पाइनोजम है। और जो फोरामेन रोटेंडम है उसको देखने के लिए आपको स्कल के बेस को भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि टीथ वाली साइड नीचे से ऊपर जाएंगे तो वहां आपको फोरामेन रोटेंडम अच्छा नजर आएगा, ठीक है। फोरामेन ओवेल और लेसरम आसानी से मिल जाएंगे, बड़े हैं, स्पाइनोजम बिल्कुल छोटा सा होगा, और रोटेंडम के लिए आपको स्कल बेस को इन्वर्ट करके देखना पड़ेगा ताकि आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो पास करते हैं, रोटेंडम से ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी डिवीजन, ओवेल से ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन, जो ऑप्थेल्मिक थी वो सुप्राऑर्बिटल फिशर से गुजर गई थी, ठीक है। स्पाइनोजम से मिडिल मेनिंजियल वेन, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। और फोरामेन लेसरम से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर्स आपने याद करने हैं, इसका टेबल भी है बुक में मौजूद, उससे आप ये पढ़ते रहे, रिकॉल करते रहे, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे जितना न्यूरो में जिन चीजों का जिक्र आता जाएगा और जो जो पास करती जाएंगी हम उनको रिकॉल करते जाएंगे, ठीक है। एक गो में इसको एकदम याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आ जाती है चीजें भी। फिर बात करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की, सबसे बड़ा साइज में और सबसे डीपर फोसा है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम है। जाहिर है कि वो बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वो उनको अकोमोडेट करने के लिए ये ज्यादा डाउनवर्ड बल्ज किया हुआ है, और जाहिर है कि ब्रेन स्टेम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, तो उसको पास करने के लिए ओपनिंग भी यही मौजूद है, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा इसमें इसके रीजन के अंदर आर्टरीज और नर्व्स भी मौजूद हैं, क्योंकि जाहिर है देखो ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, हार्ट से आ रही है। अब ब्रेन के अंदर इंटर होने के लिए उसको भी जाहिर है किसी फोसा या फोरामेना से गुजरना पड़ेगा, तो जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती हैं, वो भी इसी फोरामेन में से गुजर कर आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो बैक साइड ऑफ द ब्रेन को जब हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिटेल से पढ़ेंगे उसमें हम ये पॉइंट रिकॉल करेंगे। अभी ये चीज समझने के लिए जरूरी है कि जो ब्रेन की बैक साइड पे सारी, या वैसे भी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई का मेजर चंक है वो यहाँ से आना है,
बाकी कुछ स्मॉल वेसल्स और फोरामेना भी ट्रांसमिट करें, लेकिन मेजर चंक यहाँ से आना है, तो इसलिए इस फोसा की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो फोरामेन मैग्नम है, जो कि मेड्यूला ऑफ ब्रेन को, मेनिंजेस को यानी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल एसेसरी नर्व इवन जो ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है ना, स्पाइनल पोर्शन ऑफ एसेसरी नर्व, हम पढ़ते हैं कि वो होती क्रैनियल नर्व है, लेकिन उसका एक पोर्शन डिसेंड करके आता है और आकर नेक में सप्लाई करता है, वो भी इधर से ही गुजरता है। ठीक है, और उसके अलावा से मैंने बताया पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज यहाँ से पास करेंगी। फिर इंटरनल अकूस्टिक मीएटस है, जो ईयर का इंटरनल पोर्शन है, जहां से फेशियल नर्व और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व गुजरेंगी, ये जो बाहर लीड करता है फिर आगे ईयर की तरफ। ठीक है, जुगुलर फोरामेन है, नाम से पता चल रहा है इंटरनल जुगुलर वेन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा भी जो वेनस ड्रेनेजेस हैं वो यहाँ पास करेंगी, जब ब्लड सप्लाई के साथ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और हाइपोग्लॉसल कैनाल जो कि ट्रांसमिट करेगी हाइपोग्लॉसल नर्व को थ्रू द ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, इसमें भी जो ज्यादा याद रखने की चीज है वो फोरामेन मैग्नम है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर हाइपोग्लॉसल कैनाल पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें एक इसी ऑक्सीपिटल बोन का एक पोर्शन क्लाइवस होता है, अगर आप फेरिंग्स में याद हो तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था। स्पाइक लाइक रीजन है और फेरिंगो बेजिलर फेशियास को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। फोरामेना को एक दफा दोबारा देख लें, इसमें जरा बेटर नजर आ रहे हैं, उस पिक्चर में नहीं थे। ठीक है, हाइपोग्लॉसल कैनाल बहुत ही छोटी है। ठीक है, जस्ट एक नर्व की जगह है ना, इसलिए थोड़ा सा लेटरल करके मौजूद है। सही, इंटरनल एकूस्टिक मीएटस देखें बिल्कुल ईयर की तरफ जाने के लिए अब आगे इस तरह करके डायरेक्शन है। हाइपोग्लॉसल कैनाल फिर जगलर फोरामेन थोड़ा बड़ा और फोरामेन मैग्नम सबसे बड़ा है। ठीक, अब आप देखेंगे ये जो बल्जेस देखें, इससे अंदाजा करें कि अगर आपने सेरिबेलम वैसे देखा है तो उसके भी इसी तरह की लोब्स होती है ना, तो वो इसको कंटेन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। सही, और बाकी ये जो जगह है ना, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगी ब्रेन की कवरिंग्स को। अब बात करते हैं नियोनेटल स्कल की। ठीक है, नियोनेट का स्कल जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि जाहिर प्लाइबिलिटी देनी है, बर्थ कनाल में से गुजरने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, ब्रेन की ग्रोथ के लिए जगह देनी है, तो वो बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एक एडल्ट स्कल से। ठीक है, अगर आपको एक रेफरेंस, आप लोगों ने अगर सीआईडी देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो डॉक्टर सालुंकी होता है वो अक्सर बताता है कि जो मतलब स्कल से देखे कि बंदे की उम्र इतनी हुई होगी, उस चीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल एक स्कल के सूचर्स का भी होता है, क्योंकि डिफरेंट सूचर्स डिफरेंट एज पे जाकर ऑसिफाई होते हैं, मतलब के अंदर से कार्टिलेज खत्म हो और वो प्रॉपर बोन्स जुड़ जाएं, तो वो टाइम फ्रेम याद रखा होता है, ये फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सूचर है जिसको लेमडॉइड सूचर हमने कहा था, ये 55 ईयर एज में जाकर ऑसिफाई होता है, तो अगर इस किसी बंदे को ऑसिफाइड मिलता है इसका मतलब है वो ज्यादा बूढ़ा बंदा था, नहीं है तो इसका मतलब कम। फिर जो 20s में होते हैं डिफरेंट, इसके अभी फोरेंसिक मेडिसिन की चीज है और अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है टाइम फ्रेम की, तो जस्ट आपके समझने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो फीटल स्कल और एडल्ट स्कल। अब फीटल स्कल के कुछ हिस्से हैं, जैसे एक ऊपर वाला हिस्सा वॉल्ट कहलाता है, फिर बेस है। बेस अब देखिए ये जो ऑरेंज फिलिंग है ये दिखा रहे हैं कार्टिलेज को कि कितनी ज्यादा मौजूद है। अब अगर इसको प्रेस करें, जैसे इसको और इसको आप प्रेस करें तो जगह मौजूद है। अगर आप लोगों ने कभी टच करके देखा हो न्यूनेट के स्कल को, अच्छा खासा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है और पिट्स बनी होती हैं, जैसे आगे अगर आपने टच किया हो तो वो अंदर पिंच करने की, बल्ज करने की जगह होती है। ठीक है, तो इस चीज को, ये क्या होता है, ये गैप होता है सारे सूचर्स के दरमियान, इसको फॉन्टनेले कहते हैं। ये भी एक तरह का पिट होती है, ये जो अगर आप जो पिक्चर ही देख रहे हैं ना इसके अंदर भी नजर आ रहा है ना, ये फॉन्टनेल है ये। ठीक है, ये फॉन्टनेल ओपन रहता है काफी टाइम तक। ठीक है, और जगह प्रोवाइड करता है। सही, जगह प्रोवाइड करता है कि अगर सीएसएफ को भी अकोमोडेट होना पड़े ना तो उसके लिए। ठीक है, और इसकी इवन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि ये बल्ज कर जाता है अगर मेनिंजाइटिस हो किसी को। ठीक है, मेनिंजाइटिस में बल्ज कर जाता है और अगर बच्चा डिहाइड्रेट हो तो ये प्रेस डाउन हो जाता है। इस तरह इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, बिल्कुल बाहर मौजूद होते हैं स्कल की सरफेस पर ये। सही, अगर आप कभी हाथ लगाकर देखें तो ये प्रॉपर एक पिट की तरह अंदर डिप हो सकता है। सही, तो अगला वाला इज कॉल्ड
एंटीरियर फॉन्टानेल और पीछे छोटा सा होता है पोस्टीरियर फॉन्टानेल कहलाता है। पोस्टीरियर फॉन्टानेल बहुत ज्यादा पेल्पेबल नहीं होता, लेकिन एंटीरियर फॉन्टानेल जो है आप इसको प्रॉपर पेल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट क्लोजर के टाइम फ्रेम है, जैसे कि एंटीरियर फॉन्टानेल जो है वो तकरीबन 2 साल की एज में जाके क्लोज होगा, लेकिन पोस्टीरियर जो है वो कुछ मंथ्स में हो जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर वाला जैसे विद इन 2 मंथ्स ऑफ बर्थ हो जाएगा क्लोज, तभी आपको ये प्रॉपर फील नहीं होता, जरा इससे छोटा बच्चा आपने नहीं उठाया होता। अच्छा, और उसके बाद एंटीरियर वाला जो है वो तकरीबन 2 साल की एज में होता है, ठीक है। बच्चों के जो हेड है वो शेप वैसे ही की जाती है, मिथ्स भी है कुछ के सर सीधा होना चाहिए, वो इसलिए किया जाता है, कोई इस तरह इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि मेडिकली मना करते हैं कि जो नेचुरल शेप है वो ग्रो करने दो, क्योंकि अगर आप प्रेस करोगे जैसे वो चावलों का तकिया और हार्ट पिलो ये सब चीजें, ये ब्रेन की ग्रोथ को कहते हैं इम्पेक्ट करती है, ठीक है। मल्टीपल इसमें पीडियाट्रिशियंस के व्यूज हैं। तो स्कल जो है, जैसे बताया मैंने कि न्यूनेट का ज्यादा पल्ज बड़े साइज का होता है, बॉडी से बड़ा होता है, उसके पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। फेस वाला हिस्सा छोटा है, आईब्रो वाला एरिया बड़ा है, माथा भी बड़ा होता है, ठीक है। फिर पीछे पीक पॉइंट है वर्टेक्स, और बैक साइड ऑक्सीपिट है, ठीक है। फॉन्टानेल्स एंटीरियर और पोस्टीरियर हैं, ठीक। डिफरेंट सूचर्स के दरमियान देखें मौजूद है, जगह है, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टानेल, पोस्टीरियर फॉन्टानेल, इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नाम भी है इनके, एंटीरियर वाले को ब्रेगमा कहते हैं, पोस्टीरियर वाले को लेमडा कहते हैं। अगला वाला बड़ा है, डायमंड शेप है, छोटा ट्रायंगुलर छोटा सा है, ठीक है। फिर सूचर्स के नाम है जिनकी जंक्शन पे मौजूद है, जैसे कि एंटीरियर वाला सेजिटल कोरोनल फ्रंटल सूचर्स के दरमियान है, पोस्टीरियर वाला जस्ट लेम्डोइडल सूचर्स के दरमियान है। ये 18 मंथ्स पे या 2 ईयर पे क्लोज हो गए, जस्ट 2 मंथ्स पे। ये सॉफ्ट मेम्ब्रेनस फ्लोर है, इसका बोनी है, इसलिए प्रॉपर आपको हाथ लगा के वैसे फील नहीं होता, ठीक है। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बच्चे की जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो जस्ट एक रिंग जैसी होती है बर्थ के टाइम पे, एडल्ट की प्रॉपर कैनाल होती है। यही वजह है कि जब बच्चे का ईयर एग्जामिन करते हैं तो नीचे पुल करते हैं, क्योंकि वो रिंग के सामने लाने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, और एडल्ट का जो है वो प्रॉपर पीछे जो है पुल करते हैं ईयर को, ताकि स्ट्रेटर हो जाए उसकी टिम्पैनिक कैनाल, जो थोड़ी सी एस शेप हो जाती है एडल्ट होने तक टेम्पोरल बोन की ग्रोथ के साथ, ठीक है। दैट्स ऑल। Recording stopped. क्वेश्चंस, टाइम थोड़ा रह गया है। नो क्वेश्चंस, चलें फिर क्लोज करते हैं। कोई चीज हो तो एक दफा गो थ्रू करके इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जिनके लेक्चर्स रहते हैं उनको मैं डिनर के बाद इंशाल्लाह प्रोवाइड